फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम बात कर रहे थे ट्रेड साइकिल एंड इन्फ्लेशन की, जो कि हमारी आखिरी यूनिट है। इसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। हम देख चुके हैं ट्रेड साइकिल या फिर बिजनेस साइकिल किसको बोलते हैं। उसके बाद में हमने ट्रेड साइकिल की एक डेफिनेशन देखी, फिर हमने फेजेस देखे बिजनेस साइकिल के। उसके बाद में हमने उसके कुछ फीचर्स देखे, हमने ट्रेड साइकिल के टाइप्स देखे, हमने मेथड देखी ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने की। देन हमने देखा कि रिवाइवल रिकवरी इकोनॉमी में कैसे आता है। हमने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करा था हमने। इन्फ्लेशन के टाइप्स डिस्कस करे थे। आज हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की, क्या क्या कारण होते हैं इन्फ्लेशन के। तो देखो, कुछ फैक्टर होते हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, और वही कारण बनते हैं इन्फ्लेशन के भी। ठीक है, हमने इधर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। तो देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब कि वो फैक्टर जो कि इन्फ्लेशन को अपनी साइड पुल करते हैं, खींचते अपनी साइड में, है ना उसको। तो वो क्या होता है, वो डिमांड के फैक्टर्स होते हैं। डिमांड में चेंज आता है तो वो फैक्टर्स इन्फ्लेशन को अपनी साइड खींचते हैं। और कॉस्ट पुश फैक्टर उनको बोलते हैं कि जो हमको इन्फ्लेशन की ओर धकेलते हैं, और वो सारे फैक्टर सप्लाई से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हम वही देखेंगे हमको कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमको पुल करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर जो कि हमको पुश करते हैं इन्फ्लेशन की ओर। तो ये सब तो आप पहले से ही जानते हैं, डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर में हम इन सबको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम मेरे को नहीं लगता कि हमको इनको ज़्यादा डिटेल में देने की ज़रूरत है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ इन सबको। सबसे पहले मनी सप्लाई में इंक्रीज़ होता है, उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, या फिर लोगों की इनकम बढ़ती है और उसके कारण फिर डिमांड बढ़ती है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बोला मैंने। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होते हैं, उससे भी मार्केट में मनी आती है। कंज्यूमर की स्पेंडिंग में इंक्रीज़ होता है, ठीक है, उससे मार्केट में मनी आती है। मॉनेटरी पॉलिसी, या यूँ बोले कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करता है, उससे आपके पास में ज़्यादा पैसा बचता है खर्चा करने के लिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, मीन्स की तो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स रेट कम वगैरह करती है। एक्सपांशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का एक्सपांशन होना मतलब कि इंडस्ट्रीज़ के पास ज़्यादा पैसा आना, ब्लैक मनी का वापस आना। ठीक है, पब्लिक डेट का रिपेमेंट करना, एक्सपोर्ट्स का इंक्रीज होना, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सप्लाई को क्या क्या अफेक्ट करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का शॉर्टेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और इनसे मिलने वाली इनकम को बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? लैंड से मिलता है हमको रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, ठीक है, कैपिटल से मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप से मिलता है प्रॉफिट। तो ये सारे होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बढ़ेगा तो उससे सप्लाई पे अफेक्ट पड़ेगा। नेचुरल कैलामिटीज़, अभी आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के कारण लगभग सारी इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ गई थी। आर्टिफिशियल स्कार्सिटीज़, ठीक है, जो कुछ स्कार्सिटीज़ आर्टिफिशियली भी क्रिएट की जाती है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लॉप साइडेड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कुछ बॉटलनेक आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका रिटर्न कम होते जाता है। और फिर कुछ होते हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट की इन्फ्लेशन के ऊपर। तो देखो, डेटर्स और क्रेडिटर्स पे इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उससे आप अगर पैसा अगर लोन ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप लोन आपने दिया है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अदर इन्वेस्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसके कारण मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब कि इन्वेस्टर्स पे अल्टीमेटली देखा जाए तो पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर पे भी एक लिमिट तक पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, उसके बाद में फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चरिस्ट, किसानों के ऊपर भी अगर अनाज के भाव बढ़ते हैं तो उनको फ़ायदा ही होगा, लेकिन बीज, खाद, बाकी चीज़ों की कीमत भी बढ़ जाएगी। पब्लिक डेट इन अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। कंट्रोल्स एंड रेशनिंग, इसको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पास में
मनी तो लिमिटेड है लेकिन हर चीज़ महंगी हो गई, तो आपको अपना राशन, आपको भी और गवर्नमेंट को भी अपना जो बजट है पूरा उसको सोच समझ के बनाना पड़ेगा। टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ा देगी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो, और अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो टैक्सेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स ले सकते हैं, उसमें हम बैंक रेट को बढ़ा सकते हैं और डायरेक्ट कंट्रोल या फिर क्रेडिट क्रिएशन का काम कर सकते हो। कुछ नहीं तो आखिरी में नोट छापने लग जाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, फिजिकल मेजर्स क्या होते हैं, फिजिकल मेजर्स में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, टैक्स रेट बढ़ा सकती है या घटा भी सकती है। ठीक है, सेविंग्स को इनकरेज कर सकती है और पब्लिक से बोरो कर सकती है मनी गवर्नमेंट। ये सारे मेजर फिजिकल मेजर में आएंगे। अदर मेजर में आएगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कंपनियों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कंट्रोल किया जा सकता है, प्राइस पे कंट्रोल करा जा सकता है, हर चीज़ की राशनिंग करी जा सकती है। राशनिंग मतलब सिंपल सी बात समझ लो कि देखो हमारे घर की राशनिंग क्या होती है कि हम घर का जो राशन लाते हैं उसमें हम फिक्स रखते हैं कि हर अमाउंट की इतने अमाउंट का ही आएगा। ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट राशनिंग भी होती है, उसमें गवर्नमेंट हर अमाउंट को, हर पूरी मनी को फिक्स कर देती है कि इतना पैसा इस चीज़ में ही लगेगा, है ना। और हम यहाँ पर जो भी राशनिंग की बात करते हैं वो हम हमारे घर वाली नहीं करते, वो हम गवर्नमेंट वाली करते हैं। तो मैं अगली बात करें टैक्स की, तो टैक्स का इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्स भी बढ़ा देगी। अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट टैक्स भी कम कर देगी। ठीक है, ये तो हो गया था हमारा, हम अरे क्या आ गया ये, हाँ हम अदर मेजर्स की बात कर रहे थे, प्राइस कंट्रोल और रेशनिंग की बात कर ली थी। फिर प्रॉपर वेज थ्योरी को भी, वेज पॉलिसी को भी हमको प्रॉपर रखना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो लेबर ज़्यादा वेजेस की मांग करेंगे कि हम, क्योंकि उनको ज़्यादा वेजेस में अपनी जो नीड है वो पूरी होगी, तो उसमें वेज पॉलिसी को भी आपको एकदम सही रखना पड़ेगा। ठीक है, कंक्लूजन, फाइनली कंक्लूजन देखो इसका ये है, इसको आप रीड करते रहना, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा है कि गवर्नमेंट ना चाहती है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो, ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा लो हो। ऐसा माना जाता है कि अराउंड 2.5 या 2% से लेकर, जो कहा गया पेन, मेरा पेन से लिख ही देता हूँ चलो, 2% से लेकर जो ये 4% तक का इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है। 2% से कम का इन्फ्लेशन रेट नहीं होना चाहिए और 4% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन ख़राब है, इन दोनों के बीच में अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो मतलब कि ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, इन दोनों से अगर ख़राब है कंडीशन, अगर 2% से कम है या 4% से ज़्यादा है, तो उसको फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करने की, इस लिमिट में लाने की कोशिश करती है। कभी कभी गवर्नमेंट, मतलब कि आरबीआई के अलग अलग स्टेटमेंट से अलग अलग चीज़ मिलती है। ठीक है, तो कभी कभी आरबीआई ये भी बोलती है कि 2% नहीं, ये 1% से लेकर तो 3.5% तक भी चलेगा। कुछ कंट्रीज इसको 2% से 0% के रेंज में भी रखना पसंद करती है। तो हर कंट्री अपने हिसाब से अलग एक फॉर्मूला बना के रखती है, पर मोटा मोटा आप ही मान के चलो कि 2% से 4% तक इन्फ्लेशन अच्छा होता है। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही, ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है।